नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियल और इस बुलेटिन की शुरुआत हम 3 तस्वीरों के साथ करेंगे। तस्वीर उदयपुर की, तस्वीर जयपुर की और तस्वीर अमरावती की आपके सामने। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या के बाद जयपुर में आज आक्रोश है, आज जुबाल है, आज हिंदू संगठनों का प्रदर्शन चल रहा है। तो उधर अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के खिलाफ एनआईए और एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर आपको देते हैं और बड़ी खबर यह है कि अमरावती मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। चाकू से हमले की वजह से उमेश कोल्हे की मौत हुई है। रिपोर्ट कह रही है कि चाकू लगने से उनकी ये मौत हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अमरावती मर्डर केस से जुड़ी हुई उमेश कोल्हे की 21 तारीख को हत्या कर दी गई थी और उसके बाद अब जाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उन पर जो हमला हुआ उसी हमले की वजह से उनकी मौत हुई। मुनीश पांडे इसी खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मुनीश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या क्या जानकारी है, क्या क्या बातें हैं, आप विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि उमेश कोल्हे पर जो हमला किया गया था उसमें एक स्टैबिंग की, यानी कि एक बार चाकू मारने की बात है और उसकी वजह से उनके दिमाग की नस, सांस लेने वाली नलिका, खाना खाने वाली नली और आंख की नस का डैमेज हुआ था और इसी की वजह से उनकी मौत हुई थी। और यह भी बताया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि ये जो जख्म था वो 5 इंच चौड़ा, 7 इंच लंबा और 5 इंच गहरा था, यानी कि एक बार ऐसा वार किया गया जिसकी वजह से उमेश कोल्हे जो है उनकी मौत हो गई। कुल मिलाकर अगर इस पूरे मामले की बात करें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एनआईए के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसी के आधार पर वो जांच करेंगे कि आखिरकार जो इस मामले में वेपन यूज हुआ था, उनकी हत्या के मामले में वेपन का इस्तेमाल जो किया गया था, हथियार का जो इस्तेमाल था, वो हथियार पूरे केस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन साथ ही मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा, इस वक्त हम लोग जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर ठीक एनआईए की टीम मौजूद है और एनआईए की टीम यहाँ पर जो मुख्य आरोपी, 7वां आरोपी जिसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, उस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद में एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंची है ताकि उनको अपनी कस्टडी में ले सके। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है यहाँ पर कि जो एनआईए की टीम है ना सिर्फ कस्टडी में लेने वाली है बल्कि वो इस बात का भी पता लगाने वाले हैं कि आखिरकार पुलिस की तरफ से कोई चूक हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप लग रहे थे कि 12 दिन हो जाने के बाद में, जिसमें कि इस मामले में सीसीटीवी सभी आरोपियों का पहले से ही पुलिस के पास में था, लेकिन जब एनआईए के पास में ये केस जाता है उसके बाद में इस मामले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी होती है। इसके लिए लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है, जो ढिलाई है उनकी, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और अब एनआईए न सिर्फ इस मर्डर की जांच करेगी, पुलिसिया कार्यवाही पर, उनकी शैली पर तो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मुनीश, आप भी बताएं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के किस किस हिस्से पर जख्म, कुल कितने वार उन पर किए गए, ये सब डिटेल्स भी है। मुनीश, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मुनीश, मेरा सवाल यह कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या शरीर के दूसरे हिस्सों में भी जख्म की बात है? कुल कितने बार उन पर वार किया गया था, किसकी जानकारी है? जी देखिए, अभी मेरी पुलिस अधिकारियों से यहाँ पर बात हुई है अमरावती में और उनका ये कहना है कि जब पोस्टमार्टम किया गया था उस वक्त सबसे बड़ा उद्देश्य ये था, डॉक्टरों के लिए भी और पुलिस के लिए भी, इस बात का पता लगाना कि आखिरकार उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। जहां तक स्टैबिंग की बात है या जख्म की बात है, जो एक गहरा जख्म है उनके शरीर पर, वो उस चाकू का निशान है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और चाकू का निशान भी ऐसा था जिसकी वजह से उनकी कई नसें कट गई और खून का ज्यादा बहाव हुआ। ज्यादा बहाव होने की वजह से उनकी मौत हो गई और उनको बचा पाना किसी भी हालत में मुश्किल था। उसके अलावा जो बॉडी में दूसरे पार्ट्स की आप बात करें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि कहीं और गहरे जख्म की बात की गई हो। हालांकि पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी फिलहाल हमारे पास में मौजूद नहीं है, लेकिन किस वजह से उमेश कोल्हे की मृत्यु हुई उसकी डिटेल्स हमारे पास में है और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि एक जो चाकू से एक वार किया गया था और वो सीधा गले के पास किया गया, जिसकी वजह से नाक की जो नली होती है, सांस लेने वाली जो नली है, उसके बाद दिमाग की जो नस है, वो कट गई और उसकी वजह से उनका निर्मम तरीके से उनका कत्ल किया गया, उनकी हत्या की गई। मुनीश, मैं आपके पास लौट रहा हूं, लेकिन उमेश कोल्हे के मर्डर के बाद, उनकी हत्या के बाद उनके भाई का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं।
ये रेकी का जो मामला आया है, कई दिनों से ये लोग उसकी रेकी कर रहे थे, उसका आना जाने का टाइम ये सब देख रहे थे। वो तो उसको भी मालूम नहीं था, क्योंकि देखिए हम एक आम इंसान है, हम तो जिंदगी जीते हैं, तो हम कभी ये देखते नहीं कि हमारा कोई पीछा कर रहा है या हमें कोई देख रहा है या हमारे ऊपर ध्यान रख रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं ना, हमारे किसी के साथ में अनबन नहीं हुए, हमने किसी को कुछ नहीं बोला है, हमने किसी के साथ में कुछ नहीं किया है, तो हम ये सोच भी नहीं सकते ना कि हमारी कोई रेकी भी कर सकता है करके। ये जो लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपके भाई के साथ जुड़े हुए थे, उसके बारे में कभी चर्चा होती थी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि देखिए कोई चीज इंटेंशनली करे तो आदमी बात भी कर सकता है, लेकिन कैसा है कि कोई आपके पास में मैसेज आया, अभी देखिए हर किसी को आदत है ये कि कुछ मैसेज आए फॉरवर्ड कर दिए, वो हो सकता है जोक्स हो, कुछ और टाइप के हो, कुछ जानकारी के हो, तो इसी टाइप में ऐसे ही ये उसके एक ये थी कि भाई भेज दिए किसी को, और उस ग्रुप में कोई और इंसान है वो अपना ऐसा कुछ कर सकता है, इतनी सोच ही नहीं थी उसके पीछे। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है आपके भाई ने बनाया था या वो किसी ग्रुप में उनको ऐड किया था? क्योंकि मेडिकल स्टोर है तो काफी लोग आना जाना रहता है, तो लोगों को हेल्प होनी चाहिए, तो किस इंटेंशन से ये ग्रुप बना था? नहीं, ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये ग्रुप किसने बनाया था, लेकिन भाई उसमें था और भाई को भी एडमिन बनाया हुआ था, क्योंकि उसमें करीब 15 एक एडमिन है शायद, तो लेकिन एग्जैक्ट किसी ने बनाया था, उसका पर्पस क्या था ये आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें उसके बिजनेस के भी लोग थे और बाकी भी लोग थे, ऐसा कुछ ये नहीं था अलग से। सभी प्रकार के लोग आपके मेडिकल स्टोर में आया जाया करते थे। इसमें का जो एक शख्स है यूनुस या कोई डॉक्टर है, तो वो भी वेटनरी है या उसने कुछ कोर्स किया हुआ, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही, तो उसका भाई के साथ ज्यादा बातचीत होती थी? हाँ, काफी अच्छा दोस्त था भैया का, और बहुत बार आना जाना था, ये था, इनफैक्ट भैया उनके घर पे भी जाते थे, वो बहुत कम उसको टाइम मिलता था कि किसी के घर पे जाए, लेकिन जैसे उनके घर पे भी भैया जाते थे और उनसे काफी आना जाना था उनका दुकान में, लेकिन पिछले 2 साल से उनका हमारे दुकान में आना बंद हो गया था। हाँ। किसी झगड़े की वजह से? नहीं, झगड़े की वजह से नहीं, कैसा है एक दुकान था तो वो वहीं पे जाते थे और वहीं से सब लेते थे, तो हमें उनसे पैसा भी लेना था, तो पता नहीं बाद में उनका हमारे यहाँ पे आना क्यों बंद हो गया। बहन की शादी थी तो बहन की शादी में मदद की, बच्चे के एडमिशन में मदद करवाई, लेकिन उसके बाद क्या किया? यूसुफ आरोप है कि कत्ल करवा दिया। मुनीश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुनीश, क्या इन्होंने पूछताछ में यह कबूल किया है कि उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था इसलिए कत्ल किया, या कोई और कारण भी? इन्होंने क्या खुलासा किया है पूछताछ में? जी देखिए, जांच में अभी तक यह पता चला हुआ है कि जो उमेश कोले थे वो एक व्हाट्सएप के ग्रुप का हिस्सा थे। उस ग्रुप का नाम था ब्लैक फ्रीडम, यानी कि काली स्वतंत्रता। वहां पर उन्होंने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक पोस्ट किया हुआ था। उसके बाद में उसी ग्रुप में उनके ही एक दोस्त यूसुफ खान, जो कि आज की तारीख में गिरफ्तार आरोपी हैं, यूसुफ खान ने उसी पोस्ट को एक और ग्रुप था जिसका नाम था रहबरिया ग्रुप, उस ग्रुप में उन्होंने पोस्ट किया और उसमें उन्होंने बताया कि जो उमेश कोले हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जब इस मामले की जांच शुरू हुई थी तो पुलिस ने किसी भी तरह से इस तरह की घटना से इनकार किया था। उन्होंने सीधा बोला था यह तो एक डकैती का मामला है, नुपुर शर्मा से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी और खास करके जब मामला गर्म होता हुआ दिखा, ऐसा लगा कि अब ये एनआईए के पास चला जाएगा, उसके बाद में पुलिस खुद आकर बयान देती है और बोलती है कि नुपुर शर्मा से मामला जुड़ा हुआ है। अब पूछताछ में जो पुलिस का कहना है कि उनके सामने जो बातचीत आ रही है सामने, आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से उन्होंने पहले तो कॉन्स्पिरेसी की और उसके बाद उन्होंने उमेश कोले की हत्या कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यह सब कुछ 12 दिन के बाद होता है, जबकि अगर समय रहते ये बातचीत हो गई होती तो लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है कि उदयपुर की घटना नहीं हुई होती, क्योंकि ये 21 जून को हुआ था और उसके बाद उदयपुर की घटना। तो पुलिस की लापरवाही पर सवाल है यहाँ पर, लापरवाही स्वाभाविक सवाल है। मुनीश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तो जिस दोस्त की मदद किया करते थे उमेश, जिसको वक्त वक्त पर कर्ज की दरकार होती थी, उसको कर्ज भी देते थे, हर तरह से मदद की, लेकिन उसके बाद आरोप दोस्त पर है कत्ल के। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह पर अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने संगीन आरोप लगाए। आरती सिंह जो कि कमिश्नर है, उन पर नवनीत राणा भड़क उठी है और नवनीत राणा का आरोप है कि 12 दिन तक अमरावती पुलिस उमेश कोल्हे मर्डर केस पर गलत बयानी करती रही, उसे लूट के लिए मौत का मामला बताते रहे। नवनीत राणा के मुताबिक उनके खत लिखने पर जब गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए को जांच करने के लिए कहा, तब अमरावती पुलिस ने माना कि नुपुर शर्मा के समर्थन वाले पोस्ट फॉरवर्ड करने पर यह कत्ल हुआ।
अमरावती के इंसिडेंट की अगर जो बात करें तो इसमें आप किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस की जिस तरीके से भूमिका रही है, बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, जिस दिन ये घटना हुई तो हमने जो कोल्हे साहब को उनकी मृत्यु हुई ये घटना में, जिसको मार दिया गया, रोड पे जो व्यापारी थे, केमिस्ट थे, अपने घर पे जा रहे थे रोज की तरह, जब हमने उनके परिजनों से बात की कि उनका व्यवहार कैसा था, उनका बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम थी, कोई दुश्मन था या उस एंगल से देखा जाए, तो हमने जब उनसे बात की तो वो बोले बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, अपना काम, केमिस्ट और घर और अपना परिवार, यही 2 चीजें वो हमेशा करते थे। और जब फिर हमने बात में डिपार्टमेंट से बात की, उनसे पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा मैडम ये चोरी की वजह दिखती है, रॉबरी की, और हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि रॉबरी है करके। 12 दिन तक उन्होंने रॉबरी बताई। जब हमने सेंट्रल की एजेंसीज को पत्र भेजे, होम मिनिस्टर जी को, अमित शाह जी को पत्र भेजा, और कल उन्होंने जब वो ट्वीट करके बाहर दिखा कि एनआईए को उनके आदेश गए कि इस पे चौकसी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब वो एजेंसीज अमरावती पहुंचती है तब सीपी ऑफ अमरावती आरती सिंह बाहर आकर ये कहती हैं यस, ये नुपुर शर्मा और हिंदू विचारधाराएं रखने वाला व्यक्ति था, इसलिए इसे मार दिया गया। ऐसे वो खुद बयान देती हैं 12 दिन के बाद। डिपार्टमेंट और वहां की गार्जियन मिनिस्टर और ये सरकार, ये सब चीजें जो महाराष्ट्र में हो रही थी, सरकार अदल बदल के चक्कर में, और सरकार की बदनामी ना हो, और ठाकरे की विचारधारा कुछ अलग है, ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए करके इन्होंने ये सब चीजें की। पर मुझे बड़ा दुख लगता है, डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंटली काम करना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में काम करना चाहिए। इस देश में रहने वाला कोई भी धर्म से बिलोंग करता हो, कोई भी समाज को अपने आप को रिप्रेजेंट करता हो, मुझे लगता है किसी के मैसेज फॉरवर्ड करने से, या हम हिंदू हैं, मैं हिंदू का प्रचार प्रसार करूंगी, इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं कहती हूं तो कल तो ये ऐसे देश में अगर चलता रहा, उदयपुर में हुआ, उदयपुर का वीडियो देख के दिल दहलाने वाली घटना है वो। हमारे अमरावती में शरेआम लोगों को मार के चले जा रहे हैं, और उसको प्रकरण को दबाने का काम ये आरती सिंह करती है। इसलिए मैंने अभी गुहार लगाई है कि इन्वेस्टिगेशन के साथ एनआईए की, आरती सिंह की भी इन्वेस्टिगेट हो, और उसमें अगर वो गिल्टी पाती हैं तो उन्हें भी उस तरीके की सजा होनी चाहिए। करने वाला गुनाह वो गुनेगार है, पर गुनाह को छुपाने वाला भी उतना ही बड़े गुनाहगार है, और जिसमें आरती सिंह भी आती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि पुलिस सरकार के जो सरकार एमवीए की थी उसके दबाव में आके काम कर रही थी पूरी तरीके से? 101% सर, क्योंकि जब ये घटना हुई उसके बीच में जब तक ये सरकार बैठती नहीं तब तक यही चला कि ये रॉबरी का केस है, चोरी का केस है। जैसे हमने यहाँ से प्रेशर निर्माण करना शुरू किया, हमने सेंट्रल एजेंसीज को कहा कि आप इस पे चौकसी करो, इस पे इन्वेस्टिगेशन करो, तब जाके वो खुद आके बाहर बयान देती हैं। तो 12 दिन तक पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही थी, किनके आदेश का वेट कर रही थी? तो मुझे लगता है डिपार्टमेंट ने किसी पॉलिटिकल के आदेश का वेट नहीं, पालन नहीं, संविधान और नियम कायदे से चलने वाला देश है, उसका पालन करना बहुत जरूरी है ये देश में। तो जयपुर में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है, और प्रदर्शन की तस्वीरें अब आपको भी दिखाते हैं। लोग जबरदस्त गुस्से में। देखिए जयपुर से आज तक संवाददाता शरद कुमार की यह खास रिपोर्ट। जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर हजारों की संख्या में देख सकते हैं, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है लोग पाठ कर रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ पर, देखा जा सकता है विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है कि हनुमान चालीसा का पाठ करके यहाँ पर लोग एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं, कन्हैया लाल के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में पूरे स्टैच्यू सर्किल पर सर्व समाज के लोग आए हैं, जो अपने दुकान बाजार बंद करके यहाँ पर आए हुए हैं, और ये सभी के सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक नजर जाए लोग ही लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। दूर दूर तक जहाँ तक नजर जाती है लोग दीवारों पर बैठे हुए हैं। ये गुस्सा है कन्हैया लाल हत्याकांड के खिलाफ, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ज्यादातर लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा भी व्यापार संघ के हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के हैं, जातिगत संगठनों के हैं, सभी
लोगों ने सर्व समाज के बैनर तले इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ किया है और इस पूरे प्रदर्शन में मांग की जा रही है कि कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी दी जाए। जिस तरह से स्लीपर सेल बना हुआ है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कन्हैया लाल हत्याकांड के खिलाफ बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग जयपुर के स्टैचू सर्किल पर इकट्ठा हुए हैं। सर्व समाज की तरफ से स्टैचू सर्किल पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद यहाँ पर कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए अपार जनसमूह जो आया है वो मौन धारण कर रहा है। जितने लोग आए हैं सबका कहना है कि कन्हैया लाल हत्याकांड के खिलाफ जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, आक्रोश है, इसके साथ साथ मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दिया जा रहा है। ये एक अभूतपूर्व दृश्य है कि किस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है कि दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और कन्हैया लाल को मौन श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये हिंदू समाज की, सर्व समाज की एकजुटता का नजारा है। पटना आपके लिए चलते जहां पर नेपाली नगर में 70 अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने उन सभी पर बुलडोजर चलाया है। बुलडोजर अभियान के खिलाफ लेकिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों पर इन लोगों ने जमकर पथराव किया। सुबह से ही इस अभियान की शुरुआत हुई। करीब 20 एकड़ की जमीन पर 70 अवैध निर्माण थे जिनको तोड़ने का काम शुरू हुआ। 2000 जवानों को तैनात किया गया था ताकि किसी भी तरह का विरोध हो तो उसे रोका जा सके, लेकिन नाराज लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। पटना के नेपाली नगर इलाके में आज सुबह से ही प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है और इस इलाके में बताया जा रहा है कि 70 ऐसे मकान हैं जो कथित रूप से अवैध तरीके से जो है उन्हें बनाया गया है आवास बोर्ड की ज़मीन पर, उसको यहाँ पर अब गिराने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें कैसे आज सुबह से ही यहाँ पर तकरीबन 14 बुलडोजर जो हैं वो घरघराते हुए पहुँचे सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे और भारी संख्या में पुलिस बल और फोर्स की तैनाती के साथ प्रशासन के लोग पहुंचे और एक एक करके आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो अवैध निर्माण है उनको यहाँ पर बुलडोजर से जो है वो गिराया जा रहा है। आप ये सामने देख सकते हैं एक निर्माणाधीन मकान आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर लगातार 2 बुलडोजर के ज़रिए इस पूरे मकान को जो है यहाँ पर गिराया जा रहा है। और हालात यहाँ पर थोड़ा संवेदनशील बने हुए हैं क्योंकि रह रहकर जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन को भी बल का प्रयोग करना पड़ रहा है और आंसू गैस से गोले भी छोड़े गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर देख सकते हैं प्रशासन की कार्रवाई लगातार जो है वो जारी है और तो बहुत पुराना मामला ये बताया जा रहा है। इसको लेकर कोर्ट कचहरी भी हुई और जो यहाँ पे पीड़ित लोग हैं जिनका मकान टूट रहा है उन्होंने सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदों से भी जो है वो गुहार लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और प्रशासन ने 1 महीने पहले इन लोगों को नोटिस दिया था कि वो अपने घरों को खाली कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करने की स्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवैध जो ये निर्माण है, जो मकान बने हुए हैं उनको नेपाली नगर इलाके में जो है आज तोड़ा जा रहा है। प्रशासन का बुलडोजर जो है वो इस वक्त इस इलाके में चल रहा है। तो प्रशासन का कहना है कि जमीन पर अतिक्रमण था, अवैध निर्माण था, इसलिए ध्वस्त करना जरूरी था, ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन जो परिवार वहां रह रहे थे उन पीड़ित परिवारों को क्या कुछ कहना है सुनाते हैं आपको। का बुलडोजर चल रहा है और बताया जा रहा है कि जो अवैध निर्माण यहाँ पर कराए गए हैं 70 मकानों को उनको गिराया जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो इन मकानों में लोग रहे थे उनकी यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। और आप देख सकते हैं एक परिवार है जो इस वक्त एकदम हताश और मायूस हो चुका है क्योंकि उनका मकान भी जो है आज इस में टूटने जा रहा है और अपना सामान लेके आप देख सकते हैं वो किस तरीके से यहाँ घर को छोड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किसला सिंह हुआ। कृष्ण सिंह। किसला सिंह। ये आपका मकान भी आज टूटने वाला है? जी हाँ, हमारा मकान भी टूटने वाला है और इसको बलपूर्वक तोड़ा जा रहा है, जबकि हम लोगों को नोटिस लगता है कि 1 महीने पहले दिया गया था। उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने सीओ से लेके उप मुख्यमंत्री से लेके जदयू के कार्य समिति जो भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं सभी लोगों से हम लोगों ने मिला, प्रशासनिक पदाधिकारियों से हम लोगों ने मिला।
किसी तरह कोई कार्रवाई के लिए मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की। हम लोगों ने बाई पेपर वहाँ पे अपना ये दिया है, डॉक्यूमेंट्स दिया है, पेपर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है अभी बोल रही है कि अतिक्रमण है, सरकार बोल रही है अतिक्रमण है। अगर अतिक्रमण ही है तो सरकार ये रास्ते रोड किस लिए बनाई है, सड़कें किस लिए बनाई है, बिजली के पोल खंभे पानी की व्यवस्थाएं किसके लिए की हुई है। और आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे आपके हैं? जी हाँ, ये हमारे बच्चे हैं। हमारे अभी घर में 4 बच्चे हैं, हम 2 भाई, 4 बच्चे हमारे घर में हैं। 2 देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे जो है और जो परिवार के लोग हैं कि मकान खाली करने को कहा जाए, हम लोग खाली तो कर सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से ये बुलडोजर देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ पर निर्माण जो किया गया है उसको है। लेकिन हम लोग के पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी इस वक्त हम लोग अपने बच्चों और महिलाओं को लेकर कहाँ पे जाएं। देख सकते हैं परिवार की महिलाएं और बच्चे जो हैं वो परेशान हैं कि किस तरीके से कहाँ जाएंगे अभी आप लोग। हम लोग को पता नहीं कहाँ जाएंगे, हम लोग खुद पता नहीं कि कहाँ जाएंगे। एक झोपड़ी भी गवर्नमेंट, एक झोपड़ी भी गवर्नमेंट अगर कहीं किसी को स्थानांतरित करती है तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं रखती है, एक झोपड़ी के लिए भी। ये पिछले इतने सालों से यहाँ पे हम लोग अस्थायी रूप से रह रहे हैं। हम लोगों ने किसानों को पैसे दे के सही तरीके से जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, उसके बावजूद बोला जा रहा है बार बार कि अतिक्रमण। अगर अतिक्रमण है तो ये एक दिन में मकान नहीं बना हुआ है, ये 20 सालों में बना हुआ है। 20 साल तक कहाँ थी सरकारें। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। आप देखिए वहां पर हालात किस कदर खराब हो चुके थे कि उसके बाद जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उनको बुलाना पड़ा और उसके बाद जिन गलियों से पत्थर चलाए जा रहे थे, जहां से लोग निकल रहे थे और पत्थर फेंक रहे थे प्रशासन की टीम पर, बुलडोजर की कार्रवाई में बाधा बन रहे थे, वहां पर ये टीम वापस पहुंची। चंद्रशेखर सिंह पटना डीएम इस वक्त यहाँ पर है। सर, काफी हिंसा भी देखने को मिली है बुलडोजर से जब मकानों को गिराया जा रहा है तो नहीं, कुछ लोग इकट्ठा होकर के असामाजिक तत्व हिंसक गतिविधि किए हैं, पत्थरबाजी किए हैं, आगजनी किए हैं। उनके खिलाफ सख्ती से हम लोग निपटे हैं और सबको खदेड़ दिया गया है और 1 दर्जन से अधिक लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। जो लोग भी इसमें शामिल हैं हम लोग वीडियो फुटेज से भी उनको चिन्हित कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर FIR करके गिरफ्तार करेंगे। पुलिस की तरफ से भी काफी लोगों को चोटें आई हैं, सिटी एसपी भी घायल हुए हैं। 2 जवानों को चोट आई है और सिटी एसपी सेंट्रल हैं, उनको जो है वो कांच लग गया है फेस पर और हाथ में, तो हल्की चोट उनको भी आई है, लेकिन कोई गंभीर नहीं है, खतरे से बाहर हैं सभी लोग और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। चारों तरफ हम लोगों ने घूम के देख लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। लगातार पत्थरबाजी चल रही है दूसरी तरफ से और पुलिस भी आंसू गैस के गोले चला रही है। हाँ, शुरुआती दौर में नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और उसके बाद हल्का बल प्रयोग भी किया गया है, लाठीचार्ज भी किया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, सबको खदेड़ दिया गया है। तो मामला बता दीजिए, ये 70 मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है? 70 नहीं, टोटल 90 हैं स्ट्रक्चर इसमें संरचना और अधिकांश अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें कोई रह नहीं रहा है। सिर्फ दक्षिणी जो हमारी 4 दीवारी सीमा है उस पर 4-5 मकान हैं जिसमें कुछ लोग रह रहे हैं, तो उनको पर्याप्त समय दिया गया खाली करने के लिए। कुल 90 संरचनाएं हैं जिनको तोड़ा जा रहा है। ये क्या आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध तरीके से बना हुआ है क्या? बिल्कुल अवैध तरीके से आवास बोर्ड की अर्जित जमीन है और उस पर लैंड माफिया इसमें शामिल हैं और भू माफिया सब आपस में गठबंधन करके और इसका इनफॉर्मल क्रय विक्रय करके भोले भाले लोगों को फंसा करके क्रय विक्रय कर रहे हैं, जबकि इसके क्रय विक्रय पर रोक है, खरीद बिक्री पर रोक है।